नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 67th बीपीएससी मेंस के क्रम में आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा, उसको पढ़ेंगे। साथ ही इससे जो भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगता है वीडियो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। पीटी का एग्ज़ाम है, उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। धीरे धीरे जो है सभी टॉपिक्स की वीडियो लगातार आती रहेंगी, 2 दिन पर या 3 दिन पर या 1 दिन में भी आ सकती है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, सभी टॉपिक जो है काफ़ी पहले ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए नीचे जो है नीचे जो है आपको लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम और ट्विटर का, उसको भी आप फॉलो कर लें ताकि हमारी वार्तालाप जो है वहाँ पर भी हो सके। देखिए इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखेंगे, जो कि है देखिए क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हमारा नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार तकनीक। उसके बाद देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रदूषण, फिर विविध में अगर आप देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी, लेज़र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। तो इन टॉपिक्स से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको करंट टाइमलाइन से जोड़ते हुए हम लोग इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है इससे जो 67 जो सीरीज स्टार्ट चल रही है उसमें आपका सहयोग रहेगा। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जो है हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन को कवर कर लिया है कंप्लीट, मतलब लगभग उसमें देखें तो 2 क्वेश्चन में कुल 8 या 9 वीडियो हैं। तो उससे आपका पूरा वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। बात करें नाभिकीय ऊर्जा की तो इसमें हम लोग देखेंगे विद्युत उत्पादन, नाभिकीय ऊर्जा के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे, सुरक्षा एवं बचाव, साथ ही नाभिकीय ऊर्जा का हथियार विकास, इसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में लिखा गया है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है, और रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे ऊर्जा का स्वतः उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि रेडियो सक्रियता के लिए कुछ शर्तें भी मान्य हैं। बात करें उन शर्तों की तो कहता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो भी होंगे उनका फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है। बात करें देखिए ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों चक्कर लगा रहा है। तो इन तीनों का प्रभाव जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ना आवश्यक है, जो कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। आगे कहता है यदि N/P का रेशियो 1 से ज़्यादा हो तो वह रेडियो सक्रिय होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और रेडियो सक्रिय पदार्थ का प्रयोग किस में करते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में। और ये होता क्या है तो जिससे स्वतः ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका प्लेट पर प्रभाव पड़ना चाहिए, N/P का रेशियो जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला कहता है कि भारी परमाणु के रेडियो सक्रिय होने की प्रवृत्ति अधिक होती है क्योंकि परमाणु ज़्यादा होने पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है, जिस कारण जो है प्रतिकर्षण बल में जो है वृद्धि हो जाती है। तो जो भी भारी परमाणु होते हैं उनमें रेडियो सक्रियता का गुण अधिक होने का जो संभावना होता है। आगे कहता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के व्यावसायिक उपयोग के लिए 2 तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो कि है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। बात करें अगर विखंडन की तो देखिए क्या कहता है, विखंडन तकनीक के तहत किसी भारी नाभिक को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ देना। जैसे मान लेते हैं ये कोई भारी नाभिक है, ये इस प्रकार से ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसी भारी नाभिक को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ना
तथा ऊर्जा का उत्पादन करना, ये विखंडन कहलाता है। यहाँ पर देखिए आपको एक रिएक्शन लिखा हुआ है U92 238 U92 235 प्लस न्यूट्रॉन। जब ये देखिए ब्रेक होता है तो ये क्रिप्टॉन, बेरियम, उसके बाद न्यूट्रॉन और एनर्जी, इसमें ये टूटता है। और ये जो न्यूट्रॉन है ये फिर अलग अलग, प्रत्येक न्यूट्रॉन जो है 3 भागों में ये ब्रेक होता है। इस प्रकार से ये अलग अलग जो है ब्रेक होते रहता है। तो देखिए फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चेन जैसी एक श्रृंखला बन रही है, 1 से 3, फिर उन 3 से अलग अलग 9, फिर उन 9 से 27, इस प्रकार से जो ये निर्माण होता है, विखंडन होता है, इसे ही चेन रिएक्शन कहते हैं। बात करें अगर संलयन की, तो देखिए कहता है कि संलयन तकनीक के तहत 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक को आपस में जोड़ना तथा ऊर्जा का उत्पादन करना, ये प्रक्रिया क्या है? संलयन है। इसमें भी आप रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, जब इसको उच्च तापमान पर दिया जाता है तो ये हीलियम में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये 2 तकनीक थे। कहता है कि भारत में इन दोनों तकनीकों के व्यावसायिक उपयोग के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, 1948। पीटी में बहुत बार पूछा गया है या वनडे एग्जाम में पूछा गया है। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा बार की स्थापना की गई। इसके अलावा IGCR कलपक्कम, ब्रिड तथा अन्य संस्थाओं की भागीदारी से देश में अनेक टेस्ट रिएक्टर स्थापित किया गया, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को व्यावहारिक रूप से उपयोग करने के लिए किया गया। जैसे कि बात करें तो अप्सरा, साइरस, ध्रुवा, पूर्णिमा, कामिनी, ये सारे जो हैं स्थापित किए गए। कहता है कि इन रिएक्टरों से प्राप्त अनुभव का उपयोग कर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भारत में 2 रूपों में किया जा रहा है। एक है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरा है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो देखिए बात करें अगर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का, तो इसका प्रयोग किस में हो रहा है? तो विद्युत में, चिकित्सा में, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, औद्योगिक जल विज्ञान, पुरातात्विक अवशेषों की आयु आदि ज्ञात करने में जो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग हो रहा है। बात करें अनियंत्रित का, तो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा इन दोनों प्रकार के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। तो आगे देखते हैं विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विखंडन तकनीक आधारित प्रणाली की 3 चरणों में बांटा गया है, और इसी प्रकार जो है इन चरणों में विद्युत उत्पादन होता है। तो विखंडन आधारित विद्युत उत्पादन के प्रमुख 3 चरण हैं, चरण 1, चरण 2 और चरण 3। चरण 1 की बात करें तो कहता है कि यह यूरेनियम पर आधारित होता है, वहीं दूसरा प्लूटोनियम पर, और तीसरा चरण थोरियम आधारित होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे चरण 1 को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि यह जो चरण है ये यूरेनियम ईंधन पर आधारित है, चरण 1। इस चरण से संबंधित पहला रिएक्टर 1969 में अमेरिका से खरीदकर तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तब से अब तक कुल 23 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 7480 मेगावाट है। तो ध्यान रखना है। कहता है अमेरिकी तकनीक द्वारा परिष्कृत यूरेनियम पर आधारित जो यूरेनियम होता है, इसका परिष्करण करना काफ़ी जटिल और कठिन है, काफ़ी महंगा भी है ये। और अमेरिका के द्वारा भारत को यूरेनियम के परिष्करण की तकनीक भी नहीं दी गई है। तो भारत वहाँ से जो लेता है वह काफ़ी महंगा है, फिर उसका प्रोसेसिंग हर चीज़ मतलब जो है ये भारत के लिए मुश्किल पैदा करता है। इसे देखते हुए भारत के द्वारा कैनेडियन मॉडल का उपयोग किया जाता है।
और जो कनेडियन मॉडल है ये प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है। आगे अगर बात करें तो कहता है कि प्रथम चरण के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं में निम्न शर्तें शामिल हैं। बात करें तो पहले की तो कहता है कि विखंडनीय पदार्थ के रूप में यूरेनियम का उपयोग। यहाँ पर देखिए ये यूरेनियम 23892, 23592, इसमें देखिए जो यूरेनियम होता है 99.3% तक, और 235 वाले की अगर बात करें तो भारत में जो पाया जाता है खास करके झारखंड में, यहाँ पर 0.7% तक इसकी मात्रा होती है। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो इसमें 1 से लेकर के 1.5% तक इसकी मात्रा होती है। अब देखिए जो हमारे पास है 0.7 वाले में, इसमें क्या है, यूरेनियम का शेयर 5 से लेकर के 90% तक बढ़ाना। जब इसमें हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमें परिष्कृत यूरेनियम प्राप्त होता है, ठीक है। और यूरेनियम का शेयर जो बढ़ाना होता है इसे यूरेनियम का परिष्करण कहते हैं। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कहता है कि परिष्कृत यूरेनियम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? LEU, MEU और HEU। बात करें LEU की तो कहता है, ये देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, लो लेवल इनरिच्ड यूरेनियम। इसमें जो है 5% तक परिष्करण किया जाता है। MEU की बात करें मीडियम की तो 5 से 90% तक, वहीं HEU हाई की तो 90% से अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में LEU का उपयोग किया जाता है, जबकि HEU का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। अगली जो शर्त है, कहता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्माण में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है। फिर कहता है कि विखंडन के लिए मंद न्यूट्रॉन का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम किया जाता है और ये यूरेनियम के विखंडन के लिए जरूरी भी है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि नियंत्रक के रूप में कैडमियम, बोरॉन आदि छड़ का उपयोग किया जाता है, जिस कारण या इसके द्वारा नाभिकीय अभिक्रिया से अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जिस कारण हमें जो रिएक्शन मिलता है वो बैलेंस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त होती है। वहीं शीतलक के रूप में भारी जल, साधारण जल या उबले जल का उपयोग होता है, क्योंकि यह नाभिकीय संयंत्र के तापमान को नियंत्रित करता है तथा भाप के रूप में परिवर्तित होकर विद्युत उत्पादन में सहायक होता है। फिगर को आप देख लें, जैसे कि ये मान लेते हैं कोई संयंत्र है। इसमें देखिए ये जो लंबी लंबी लाइंस देख रहे हैं आप, ये क्या है, तो ये नियंत्रक छड़ है। वहीं अगर आप छोटी छोटी लाइंस देखेंगे तो ये क्या है, ये ईंधन छड़ है, ठीक है, ईंधन छड़ है। और ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बीच में ब्लैक ब्लैक डॉटेड लाइंस, ये न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। ये सभी जो हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे फिगर में तो ये इसमें डूबा हुआ है, जो कि क्या है, भारी जल है। उसके जस्ट यहाँ पर आप देखिए तो ये शीतलक जो है, इस प्रकार से शीतलक का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो फिगर को जरूर बना लें। कहता है कि भारत में 2 प्रकार के संयंत्र हैं। प्राकृतिक यूरेनियम संयंत्र जिसकी संख्या 19 है और परिष्कृत यूरेनियम संयंत्र जिसकी संख्या 4 है। आगे देखते हैं। कहता है कि प्राकृतिक यूरेनियम की अगर बात करें जिसकी संख्या 19 है, तो इसमें जो है शीतलक के रूप में D2O का उपयोग किया जाता है। वहीं परिष्कृत में देखिए 2 भाग, USA वाले में जो उबले जल का प्रयोग होता है, वहीं रसिया वाले में साधारण जल का उपयोग किया जाता है। दोनों की अपनी अलग अलग तकनीक है। कहता है कि उपरोक्त तकनीक पर आधारित इस संयंत्र के विकास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। किस प्रकार जो है इसका विकास हुआ है, तो बात करें कार्यरत संयंत्र की
तो देखिए वर्तमान में कुल 23 संयंत्र जो हैं ये कार्यरत हैं, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 7,480 मेगावाट है। काकड़ापाड़ 3 700 मेगावाट को जनवरी 2021 में व्यावसायिक उपयोग के लिए ग्रिड से जोड़ा गया है, तो ये कार्यरत हैं। निर्माणाधीन की बात करें तो 12 संयंत्र जो हैं ये निर्माणाधीन हैं। इन 12 संयंत्रों में 10 संयंत्र जो हैं ये घरेलू तकनीक से तथा 2 संयंत्र रूस के सहयोग से कुंडनकुलन में स्थापित किया जा रहा है। तो कार्यरत देख लिया, निर्माणाधीन। अब बात करें प्रस्तावित संयंत्र की, तो कहता है कि देश के विभिन्न भागों में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित हैं, जैसे कि जैतापुर महाराष्ट्र जो कि फ्रांस के सहयोग से बनेगा, हरिपुर पश्चिम बंगाल, बरगी, मीठी वर्दी आदि कई स्थानों पर जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित हैं। बिहार के नवादा में भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए सर्वेक्षण किया गया है। बात करें प्रथम चरण की कुछ सकारात्मक पक्ष की, तो इसमें देखिए कहता है कि इस चरण के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। भारत संयंत्रों के डिज़ाइन, विकास, संचालन, रखरखाव, जीवन काल में वृद्धि, इन सभी कार्य को सुगमता से करने के लिए भारत जो है आत्मनिर्भर है। इसके अलावा ईंधन चक्र पूरा करने, भारी जल के उत्पादन, इन सभी में भी भारत काफ़ी सक्षम है। प्रथम चरण की अवशिष्ट जो पहला चरण जो होता है, इसमें कुल 3 चरण लोगों ने देखा। इसकी जो प्रथम चरण की जो अवशिष्ट मिलते हैं उनका जो है प्लूटोनियम उत्पादन के लिए उपयोग होता है, और भारत के लिए यह 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है। कैसा? तो प्लूटोनियम जो है ये एक तो दूसरे चरण का खुद एक ईंधन है, ठीक है। दूसरा, भारत का जो नाभिकीय हथियार कार्यक्रम है ये प्लूटोनियम पर आधारित है, ठीक है। कहता है इस प्रकार सकारात्मक पक्ष के साथ साथ भारत की कुछ सीमाएं भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि विकास की गति काफ़ी धीमी है, क्योंकि पिछले 50 साल में केवल 7,480 मेगावाट का ही उत्पादन संभव हो सका है। वहीं इसमें जो भारतीय संयंत्र है विदेशी सहयोग का अभाव है। बात करें तकनीक का भी अभाव है, सुरक्षा के प्रति आशंका है, राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं पूंजी की कमी है। और ऐसे जो संयंत्र हैं ये पूंजीपति संयंत्र होते हैं। तो ये पहला चरण आज हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। इसके अगले चरण को देखेंगे, सभी चरणों को देखेंगे, साथ ही सभी टॉपिक्स को अलग अलग समय पर कवर करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।